हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू गर्ग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 हुज नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होगी टर्म 1 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी एमसीक्यू आने वाले हैं और अभी जो आपके प्री बोर्ड हुए हैं और आने वाले टाइम में भी होने वाले हैं उसमें भी ये चैप्टर के बहुत ही बेसिक्स आए हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आए हैं जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है। लेकिन फिकर नॉट गाइस, आज हम इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को। लेकिन गाइस पूरी वीडियो देख के जाना, जब भी आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल्स, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। आप सोच रहे होगे अब क्या ये इंट्रो बता रहा है, आगे चले जाते हैं। लेकिन गाइस इंट्रो तो सबका एक होता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है मेटल और नॉन मेटल्स की क्या डिफरेंस होता है। मेटल्स क्या होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो एलिमेंट्स भी आपने पढ़े हैं वो सारे ही मेटल्स होते हैं, कई नॉन मेटल्स होते हैं, कई मेटालिक होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेटल और नॉन मेटल। पहली बात हमें पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये जो होते हैं गाइस मेटल्स, ये बहुत हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, सोनोरस होते हैं। अब आप सोचोगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब आप ना इस सारे वर्ड्स को याद रखो और उसके बाद हम एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। अब आगे चलते हैं हम। डक्टाइल एंड मेलेबल, आपने ये चीज़ पहले 9th क्लास में पढ़ी होगी। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी ये दोनों के दोनों मेटल्स की एक तरह से प्रॉपर्टी है, एक तरह से उसकी क्या कहते हैं डिफरेंस भी कह सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट करते हो मेटल और नॉन मेटल को तो ये मेटल को प्रेफर करती है। आपको पता होगा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है। एक तो होता है कि अगर हम किसी में मेटल वायर को अगर हम उसको मारें तो हम उसको लंबा कर सकते हैं वायर की तरह। अब ऐसे ही अगर हम एक मेटल को पीट के बीट करके उसको उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दें, मीन्स उसको शीट में कन्वर्ट कर दें, तो वो ऐसी हो जाती है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और गाइस अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको भी कुछ जनरल थिंग्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कैल्शियम होता है, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ये जो सारे ये कुछ मेटल्स हैं जो आपको आगे जाके काफ़ी सारे यूज़ में आएंगे। और हम इस चैप्टर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में। मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयनिंग कंपाउंड आएंगे, कोरोजन भी है। आपको लग रहा होगा सेकंड चैप्टर में तो कट है, लेकिन गाइज 3rd चैप्टर में ये आ रहा है कोरोजन। अलॉय भी होता है जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब काफ़ी सारे जैसे कि जेवर वगैरह होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं, अलॉय वगैरह। और अब आगे चलते गाइज हम, आपने सुना होगा Cl काफ़ी सारे रिएक्शन भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रिएक्शन किससे रिएक्ट करते हैं, और आज हम इसी में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉन मेटल अराउंड अस। आपको लग रहा होगा मेटल ऐसी कोई चीज़ें हैं तो नॉन मेटल भी ऐसी चीज़ होगी, लेकिन नॉन मेटल में ऐसी चीज़ें नहीं आती। नॉन मेटल में हमारे आसपास की सारी चीज़ें हैं। ये मत समझना कुर्सी टेबल वो सारी चीज़ें नहीं है आपकी अराउंड एयर में कितनी सारी गैसेस होती है, वो सारी आपकी नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी की सारी आपके नॉन मेटल है। यस गाइस, ये सारी आपकी नॉन मेटल है। अब आप सोचोगे कि ये सारी नॉन मेटल है तो गैस क्या है। तो गाइस मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये सारी गैसेज होती है यही हमारे नॉन मेटल के इंक्लूडेड होती हैं, ये सारी हमारे नॉन मेटल के अंदर आती हैं। अब गाइस आगे चलता हूँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पढ़नी चाहिए और आपके अंदर भी यूज़ होगी, मीन्स आपकी स्टडी में भी यूज़ होगा। सबसे पहली चीज़ बता सकता हूँ, आपको बताया मैंने डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। और अब मैं पहले मेटल का जो पूरा पोर्शन है वो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम नॉन मेटल पाएंगे, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल की मैंने आपको बता दिया, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में भी एकदम आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में पाया जाता है। फाउंड इन रूम टेम्परेचर, नेम द मेटल विच फाउंड इन द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड मर्करी। कई लोगों को पता भी होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। जिनको को नहीं पता है वो हमें बता दिया, मर्करी होता है जो रूम टेम्परेचर में मिलता है, विच इज द मेटल। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं सोनोरस एंड लस्चरस। अब आपको लग रहा होगा सोनोरस और लस्चरस क्या है। सोनोरस वो सारी चीज़ें हैं जिनके गिरने से आवाज़ आती है,
जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे ये लोहा है, लोहा को मैं गिराता हूँ, इसके यहाँ पे लोहा है, मैंने गिरा दिया, तो नीचे से आवाज़ होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। वो एक जो प्रॉपर्टी है, जो ये आवाज़ आने की प्रॉपर्टी है, उसी को कहते हैं सोनोरस। लस्चरस यानी कि शाइनी, एकदम जो शाइनी होता है, शाइन मारता है। जो डल होते हैं ना वो कभी भी मेटल नहीं होते गाइस, हमेशा शाइनी होते हैं ना, वो होते हैं हमारे मेटल्स। अब हम आगे चलते हैं। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स लीड एंड मरकरी। आपसे पूछा जाएगा कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, मीन्स ये पूछा जाता है विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका जो आंसर आता है वो है लीड, जो ज़्यादातर ज़्यादा कैसे ना क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, लीड और मरकरी। ये जो दोनों होते हैं ना, काफ़ी सारे मैक्सिमम टाइम में बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा बताया जा रहा है जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ये अब इसमें आता है ना, मेटल तो काफ़ी सारे तरह के होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब आपसे है जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम, सीजियम एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब बोला जाता है कि ऐसा क्या है, जनरली हैव, जिनके पास गैलियम और सीजियम के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट मीन्स अगर आप उसको अपने हाथ पे भी रखोगे ना, अपने पाम पे भी रखोगे, इसको पाम कहते हैं, यहाँ पे जो ये आपका ये होता है इसको पाम कहते हैं। अगर इसको पाम पे रखोगे ना, पाम पे, वो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा और वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और ये ऐसे भी हैं जिनको हम अपने नाइफ में चाकू से भी आराम से काट सकते हैं। ये चार होते हैं बेसिकली, गैलियम, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में होती है। अब आगे चलते हैं। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्फोटोरिक इन नेचर। अब जो मेटल ऑक्साइड होती है ना, वो हमारी बेसिक भी होती है और एम्फोटोरिक ऑक्साइड भी होती है। यस गाइस, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होती है। एम्फोटोरिक ऑक्साइड आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी हम मेटल और नॉन मेटल पर फोकस करते हैं। अब मेटल्स, मैनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डॉल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इसमें बताया काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ये सारे रिएक्शंस हैं जो आगे जाके हमारे हेल्प करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा मेटल का पोर्शन। अब हम पढ़ने वाले नॉन मेटल का पोर्शन। नॉन मेटल में क्या है, एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, ब्रोमीन इन लिक्विड। अब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा, सॉरी ये तो है कि ये बताया गया कि जो ब्रोमीन होता है ना, वो ऐसा लिक्विड में पाया जाता है और वो हमारा रूम टेम्परेचर में भी मिलता है। एंड एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट में मिलता है, गैस में भी, रूम टेम्परेचर में भी, और भी काफ़ी सारी चीज़ होती है उसमें भी। इट मीन्स जो ब्रोमीन है, आपसे पूछा जाएगा कि वे नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन द रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म विच कॉल्ड ब्रोमीन। यस गाइस, ब्रोमीन। कई बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि मरकरी होगा या फिर ब्रोमीन होगा, तो वो वही आपकी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है कि आपको डिफरेंस नहीं पता होता। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसका आंसर बड़े आसानी से दे दोगे कि हाँ इसका ब्रोमीन है, इसका मरकरी है। तो गाइस आगे चलते हैं, हम नॉन मेटल की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल। अब मैंने बताया था मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टिलाइट होते हैं, बट जो नॉन मेटल होता है वो नहीं होता है मेलेबल और डक्टिलिटी। आगे नॉन सोनरस, नॉन लस्टरस, उनका कभी भी शाइनी नहीं होता और ना ही आवाज़ करते हो कभी भी। अब गैस को तो आप पकड़ के पटक नहीं सकते कि आवाज़ आ रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था जो शाइनी होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटल्स, जो डल होते हैं जिनकी शाइनिंग नहीं होती वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। हैव लो डेंसिटी, इनकी बहुत लो डेंसिटी होती है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में पूछे जाने वाला, अब तक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं उसको। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। क्या कमेंट में लिखना गाइस क्या होगा। इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जिसकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो एकदम पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हुज कॉल्ड ग्रेफाइट।
अब आगे चलते हैं हम। हैव लो डेंसिटी मैंने बता दिया। ऑक्साइड एंड नॉन मेटल एसिडिक जनरली नेचर। अब ये जो है इसका एसिडिक इन नेचर, ये जो नॉन मेटल होता है ना इसका एसिडिक इन नेचर रहते हैं ये। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल क्या क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहली चीज आती है मेटल विद ऑक्सीजन। अरे भाई जब ऑक्सीजन की बात कर ही रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्साइड भी आएगा, लेकिन ऐसे कैसे आएगा, रिएक्शन चाहिए होगा। अब रिएक्शन करने के लिए प्लस माइनस करना होगा, किसको, मेटल को, ऑक्सीजन को। एंड व्हाट इज द आंसर आफ्टर एडिंग मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। यस गाइस, जब भी हम मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड। राइट गाइस, कंसेप्ट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और बता रखा, मैं थोड़ी सी आपको और बता दूं। हाँ, सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड रिएक्शन विद एयर। हाँ, ये भी आपको पता होगा कि जो हमारा सोडियम होता है और क्या कहते हैं सोडियम और पोटेशियम होता है, उसको किसको डिप करके रखा जाता है। अब हाँ, कैरोसिन कैरोसिन कैरोसिन, अब वही आएगा। यस गाइस, कैरोसिन। यस, क्योंकि जब पता क्यों नहीं रखते, आप कईयों को पता तो होगा हाँ कैरोसिन रखते हैं, नहीं कईयों को ये नहीं पता होगा क्यों रखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको जब भी अगर आप पोटेशियम और सोडियम को बाहर निकालोगे ना ऑक्सीजन में, तो वहीं पे वो रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि द पोटेशियम and the sodium are the highly reactive with oxygen. That's why we should never should be oxygenated. Because guys, कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो आप कभी भी इसको बाहर ना निकाले बिना किसी सेफ्टी के। अब गाइस आगे चलते हैं। ये तो थी हमारे पहला रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या था, मेटल और ऑक्सीजन का, विच कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। अब हम आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। हाँ, Mg मैग्नीशियम, मेटल ही तो है, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनेगा। अब बोलोगे MgO2, रॉन्ग, क्योंकि गाइस जब Mg और O2 रिएक्ट करते हैं तो हमें MgO मिलता है, ना कि MgO2। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो आप गलत कर आते हो, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, बहुत इजी सा आंसर है इसका MgO। क्यों है, क्योंकि गाइस Mg के अंदर भी 2 एटॉमिक नंबर उनका मॉलिक्यूल्स होता है 2, और ऑक्सीजन के अंदर भी 2। जब 2 होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और बच्चे क्या, MgO। दिस इज द आंसर। अब आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी एम्फोटोरिक ऑक्साइड। कई बच्चे जो बच्चे आप पूरे डीप में नहीं पढ़ पाते हैं अपने चैप्टर को, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गाइस ये जो मैं टॉपिक है एम्फोटोरिक ऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि ऐसे से रिलेट कर लिए तो ऐसा समझ नहीं आएगा। आपको पूरा समझना पड़ेगा कि होता क्या है। बहुत ईजी सा है, वो ये है, जब भी कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, मैंने बताया था जब भी मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ओके। और जब कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड एंड बेस, तो ये कहलाती है एम्फोटोरिक ऑक्साइड। इसको ये भी कह सकते हैं हुज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटोरिक ऑक्साइड। कोई भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सारी ही एम्फोटोरिक ऑक्साइड हैं। अब आपको बताना है हाँ रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, आपको बता रहा हूँ अब रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अब रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड आपका ये है, मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl H2SO4 टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी अगर आप मेटल है, ये आपका थर्ड रिएक्शन है, थर्ड या फोर्थ रिएक्शन है। अगर आप जब भी मेटल और एसिड को रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोजन मिलेगा। यस गाइस, जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और अगर आप बोलोगे नहीं तो एसिड था, अगर हम बेस लगा दो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा। आंसर मेरा सी रहेगा, क्योंकि गाइस अगर आप मेटल को भी बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आपको ये मिलेगा। अब
ये तो था ये वाला। अब डाइल्यूट एसिड एंड निट्रिक एसिड। अब गई बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है इसके बाद, ये जो टॉपिक है इसके बाद। एज मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट निट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर Mgn Mn। अब कई लोगों को Mn पता होगा, हम बोलोगे Mn क्या होता है, हमने क्या Mn क्या होता है, Mn क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम होता है ना, वैसे ही Mn होता है मैग्नीज। बहुत कम बच्चों को पता होता है ये, जो ज़्यादा पढ़ता है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत कम बच्चों को पता होता है, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होता है, लेकिन गाइस रियल जो मीनिंग है ना, बच्चे Mn सुनते ही समझ जाते हैं क्या है ये, है क्या भाई। मेरे को नहीं लगता ये ऑप्शन में आता है, लगता है कि ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, हटाओ इसे, लेकिन वो भी उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस होती है जब भी उन्होंने ऑप्शन में दिया होता है। अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स कंपाउंड। अब आपसे बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। अब गाइस आती है रिएक्टिविटी सीरीज की बात। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, आपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे, क्या नहीं पढ़े होंगे, अगर पागा समझ रखा है, पढ़े होंगे, राइट गाइस। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज की बात आती है ना गाइस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है। थर्ड चैप्टर में से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। केदारनाथ का आलू पड़ गया फीका, ज़रा फीका। आप बोलेगा आप ये पढ़ाई के विषय में क्या आ गया केदारनाथ का आलू, क्योंकि गाइस केदारनाथ का आलू इज पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन। आप सोचोगे क्या बोल दिया, केदारनाथ का आलू और पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन, ये क्या है, ये दोनों का क्या रिएक्शन है। केदारनाथ के पोटेशियम के तो हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम। आपको अगर आपको याद करना है ना इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को नंबर वाइज, तो आप एक फॉर्मूला अपनाइए, आई एम गिविंग यू गारंटेड आप उस चीज़ को समझोगे। केदारनाथ का आलू ज़रा फीका पड़ गया तो मैं क्या अच्छा गाइस, अगर आप ये याद कर लोगे ना तो आपको गारंटेड आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। मैं आपको बोल देता हूँ क्या क्या होते हैं। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। अब गोल्ड एंड में इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बहुत कम रिएक्ट करता है, वो है गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड है वैसे सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद उससे पहले आता है सिल्वर, इसका बाद थोड़ा सा कम है वो रिएक्टिव। अब आता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मैं उसमें तगड़ा हूँ, वो होता है पोटेशियम। केदारनाथ बहुत तगड़ा है। और केदारनाथ और सोडियम के और Na, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। और मैंने कहा था कि इसीलिए इसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है कि अगर बाहर आएंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सेफ के तरीके से रखा जाता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आती है नेक्स्ट बात, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब आपने सोचा मेटल और बेस के साथ, मेटल और एसिड के साथ, अगर मेटल और नॉन मेटल को कर देंगे तो क्या होगा। अरे जब मेटल और नॉन मेटल को कर देगा तो बहुत कुछ होगा। क्या होगा, पढ़ते हैं। रिएक्टिव मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी ऑफ अटेंड अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल्स एटॉम। जहाँ आपने पढ़ा होगा गाइस, एटॉम्स आपने पढ़े होंगे, जो H और OH आयंस आपको पता होगा। एसिड के ऊपर H आयंस होते हैं माइनस में, सॉरी प्लस में, और बेस होता है उसमें OH माइनस के आयंस होते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ गाइस, आयंस कंपाउंड्स मीन्स जो हमारा होता है आयनिंग कंपाउंड जिसको कहते हैं। गाइस अच्छे से याद करना गाइस, इसको मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसका जो होता है ना गाइस, बहुत मुश्किल होता है समझना। कई बच्चे सोचते हैं ये ऐसे ही है, इसको यहाँ से भेजेंगे तो हो जाएगा, लेकिन गाइस इसके लिए आपकी 9th की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9th में नहीं पढ़ा तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन गाइस जिन बच्चों ने 9th में पढ़ा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा आयनिक कंपाउंड। बहुत अच्छी तरह समझा रखा है इसके अंदर, मैंने आपको यहाँ पे फोटो रख के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। तो गाइस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एक कंपाउंड है, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेल सेगमेंट डिवाइडेड करते हैं ना, KLMN आपने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में, वो आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो
आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किस किस में क्या होता है, मैं बता देता हूँ। के में होने चाहिए 2, मीन्स 2 जो हमारे जो नंबर्स होते हैं इसके ऊपर जो टोटल एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के अंदर 11 हैं होते हैं रियलिटी में, अगर 11 हैं तो उसमें KLMN में कैसे डिवाइड होगा? के में आते हैं 2 चले गए, कितने बचे? 9 बचे। 9 में से L ले गया 8 ले गया L, क्योंकि L को चाहिए 8 और M को भी चाहिए होते हैं 8, लेकिन कितने हैं? 1, बेचारा अकेला पड़ गया। अब ये देगा या लेगा? अब लेने का तो सारा थोड़ी लेगा, कर्जा थोड़ी लेना उसको, अब वो 1 दे देगा, चल ले जा। अब ऐसा ही होता है, क्योंकि गाइस कई बच्चों को नहीं पता होता कि ऐसे क्या। इसका ना बहुत इजी, मेरे को भी समझ नहीं आता पहले, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व, इसके कुछ एग्जांपल्स किए ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ कि इसको डिवाइड करना है। मेरे को डिवाइड करना है, कोई भी दे दे डिवाइड करूँगा मैं, तो चाहे कुछ भी डिवाइड करेगा। 2 8 8 का है, बस ईजी से कर दूंगा, बहुत ईजी होता है गाइस। KLMN में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो मोस्टली KLM तक ही चलता है, N तो बहुत कम में याद है, ज़्यादातर हो सकता है पोटेशियम और कैल्शियम में आ जाता है कभी कभार ये। तो गाइस अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको बगल में दिख रहा होगा, इस पूरे टेबल को आप याद कर लीजिए। ये सारे आपको पूछा जाता है, मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस, ये आपको पूछा जाता है ये वाला। अब आगे चलता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, तो इसका क्या होगा? Na और Cl। Na के अंदर कितना होता है? सोडियम, मैंने बताया था अभी 11 होता है। अब 11 में से 2 8 1 देगा लेगा? देगा, ठीक है। अगर Na के पास 1 है, Cl के पास कितने हैं? पूरे के पूरे 7, वो देगा ना, तो 7 है सिर्फ, तो वो देगा। तो यहाँ पे जो Na के पास 1 है वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ चल के 8 हो जाएगा, उसका पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो गया, Cl के पास हो जाएगा 1, और Na के पास क्या है? 1 ही है। तो NaCl जब भी कहा जाता है, अगर इस Na के पास 2 होते हैं ना, तो वो 2 अलग अलग को देता, 1 8 बना दिया, दोबारा 8 बनाने के लिए 1 और दे देता, फिर NaCl 2 हो जाता अगर उस Na के बाद 2 होते तो गाइस आपको समझ नहीं आएगा, फिगर में देखिए आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। अब आगे चलता हूँ मैं। अब ऐसे ही आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आती हैं। लास्ट है गाइस, डोंट बी हेजिटेट, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डोंट बी पैनिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंटेड कट हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। जब ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है ना, वो सारा कट है, उसके बाद वाला ऑकरेंस ऑफ जो पार्ट है ना, इसके बाद जो एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स हो गया, एक्सक्रीशन मेटल मिडल एक्टिविटी सीरीज, वो सारा कटेड है, क्योंकि वो इस साइड नहीं आ रहा आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। लास्ट है गाइस, डोंट बी हेजिटेट, आपको अच्छी तरह आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो मैंने बताया ना अभी, Na वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। 1 मिनट गाइस, मैं अभी निकालूँ। हाँ, तो गाइज आपको पहले पता हो कि रिएक्टिविटी सारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपने ये सारा पढ़ा होगा। तो गाइज इसी में ये चीज़ आती है। इसके सिर्फ 4 हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है। पहली है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसका मतलब ये है कि गाइज जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको बताया था Na और Cl है, इसका बहुत पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो बहुत इनके पास फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। फिजिकल नेचर में वो बहुत हार्ड हो जाता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। तो इसका कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, तो हाई रहना। कभी भी क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा होगी ना, टिक कर देना बड़े आराम से, वो सही जाएगा आपका। अब थर्ड आता है, सेकंड हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पहला है फिजिकल नेचर। अब तीसरा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि जो मिक्स हो जाता है वो सारा वाला। एलोवेलेंट electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvent such as kerosene and petrol। गाइज आप कई सारे कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जो चीज़ हमारे जो आपको पता काफ़ी सारे एलिमेंट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं बड़े आराम से, लेकिन जो कैरोसिन होता है ना उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि वो जब भी बना होता है। आप बताओ कि सोडियम और उसको पानी में क्यों नहीं रखा जाता फिर? क्योंकि गाइज पानी के अंदर भी O होता है,
H2O। अगर O से मिलेगा तो रिएक्ट हो जाएगा, इसलिए पानी में रखते हैं, इसलिए हमारे केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन जब भी उसके साथ रखता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी हमारा आयंस होता है जिसको वो सॉल्युबल कर ले। अब लास्ट है गाइस, तीन हो गई हमारी, चौथी बच्ची है, चौथी बता रहा हूँ आपको, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ एयर ironing compound in water contains ions which move the opposite electron, electricity pass through the solution। guys इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर आप उसके अंदर देखोगे ना कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा पहले भी, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप दोनों में रखोगे तो चार्जेस जो होते हैं ना प्लस और माइनस के, वो अलग अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब डालोगे ना, दो अगर वो डाल रहे हो रॉड, उसके अंदर करंट पास कर रहे हो तो एच आयंस अलग हो जाएंगे और ओ एच आयंस अलग हो जाएंगे। एसिड बेस तो होता है, सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं। और द सॉल्यूशन द आयनिंग कंपाउंड वाटर कंटेन आयंस, तो सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर भी हमारे आयंस होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर दो रॉड्स हैं जो एक एच आयंस को लेती है, एक ओ एच आयंस को लेती है, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन में अगर हम कुछ जा रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा, कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, कंपाउंड के जो हमारे आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो गाइस ये था हमारी पूरी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। और मैं ऐसी वीडियो काफ़ी सारी लाते रहता हूँ, मैं आपकी मेरे लिए मोटिवेशन बहुत सारी ज़रूरी है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।